आज के इस वीडियो से आपके होने वाले हैं पक्के 10 से 15 नंबर। बिल्कुल ये जो कुछ लिखा है या कुछ लिखा नहीं है, यह सीधा का सीधा आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल छपने वाला है। तो हाथ में कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, इसको लिखना शुरू कर दो, बिल्कुल नोट कर लो। और जिसको वीडियो से अभी बाहर जाना है तो अभी चले जाओ, बाद में मत जाना। बाद में तो वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना, और जब एग्ज़ाम हो जाए तब भी कमेंट करना कि इससे कुछ आया है या नहीं। तो जिनको नहीं लिखना है, पढ़ना नहीं है, वो अपने बाहर निकल जाएं इस वीडियो से। वीडियो को बिल्कुल स्किप कर दें और कोई दूसरा वीडियो देख लें। यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ज्यों का त्यों छपने वाले हैं। इससे जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, विकल्प, खाली स्थान, सत्ता एक भी बाहर नहीं जाएगा। और ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में जितने विकल्प आएंगे इसी से आएंगे। तो इसको नोट कर लो और लिख लो, और चलो करते हैं वीडियो को शुरू। जिसको बाहर जाना है अभी चला जाए। तो हम करते हैं क्लास को शुरू, और आप अपनी कॉपी और पेन हाथ में लें और लिखना शुरू हो जाएं। पहले आप समझ लें, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ से जो विकल्प हैं जो बनते हैं बहुत तगड़े, इनके जो ऑब्जेक्ट हैं सबसे ज़्यादा यहीं से बनते हैं, इससे बाहर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो लिखा है यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं पर, यानी सबसे पहला जो आपका विकल्प बनेगा, जो ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का बन सकता है। या तो सत्ता बन जाएगा आपका, या एक वाक्य में जो आंसर आते हैं वो, या खाली स्थान, या ऑब्जेक्ट, या कुछ भी आपका यहाँ से बन सकता है। तो सबसे पहले बनता है अपरिमेय संख्या पर। कैसे? जैसे वो आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये आपको पूछेगा कि बताइए क्या √2 अपरिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो ये 3 संख्याएं हैं जो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हर वर्ष पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में। तो √5, √2 और √3 इनको याद कर लें। अब यदि आपको नहीं है पता कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जब भी रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या लिखी हो, रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या लिखी हो, तो वो सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो फिलहाल हमको इसको याद नहीं करना है क्योंकि ये नहीं आना है, केवल इन्हीं 3 को याद कर लो। 3 में से एक ना एक 100% है जो आपको एग्ज़ाम में रखी मिलेगी। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हमारा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ। यानी कि यहाँ से जो फॉर्मूला है हमारा, जो चैप्टर 1 का फॉर्मूला है, यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वो आपको डायरेक्ट ऐसा लिख के दे देगा, जो बराबर लगा है यहाँ से इस तरफ का लिख के दे देगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर ऑब्जेक्ट में दे देगा, बताइए क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, या दुनिया भर का आपको वहाँ से लिख के वो दे देगा। या फिर वो इस तरह से पूछ लेगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएफ गुणा एचसीएफ। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ ए और बी 2 संख्याएं थी, तो यानी ए और बी का एलसीएम और यानी ए और बी का एचसीएफ, तो इनका गुणनफल और यहाँ दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है। यहाँ से जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वहाँ से क्वेश्चन आता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखो। यानी कि यहाँ से सीधा 2 नंबर में हमको प्रश्न लिखने को आता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, या आप शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है आधारभूत प्रमेय लिखिए। तो यहाँ पर जे लिखी है आधारभूत प्रमेय, आप अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट कर लें, और यदि इससे प्रश्न आएगा तो यही आएगा 100%। तो यहाँ पर हम आपको एक बार समझा देते हैं कि आधारभूत प्रमेय क्या होती है। यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि उसने अभाज्य संख्या के बारे में कहा है कि हमारे पास कोई भी भाज्य संख्या होगी तो हम उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि तोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे यदि हमारे पास मान लो यहाँ पर 6 है, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या के बारे में कहा है ना उसने, तो यह भाज्य संख्या है। जब भी हम इसके गुणनखंड करते हैं तो इस तरह होगा। तो बताओ 2 और 3 कैसी हो गई? अभाज्य। तो हमने तोड़ दिया ना। तो प्रत्येक संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे गुणनफल? अभाज्य। और कोई संख्या लेके देख लो, अब 12 ले लो, 12 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ऐसा होगा, और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस पर 2 की घातें 2 और 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगली लाइन हम पढ़ते हैं, यह है गुणनखंडन। कौन सा गुणनखंडन? गुणनखंडन से डरना नहीं है, पर यहाँ पर खंडन खंडन में आप डर जाओ। गुणनखंडन का मतलब है गुणनखंड, केवल फैक्टर गुणनखंड। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होता है। यहाँ से भाषा थोड़ी हार्ड हो गई है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि यह गुणनखंडन अर्थात जो गुणनखंड हमने इस संख्या के कर लिए हैं, ये वाले गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये है कि जो संख्याएं हैं जो क्रम से आएंगी, अद्वितीय का मतलब एक बार आएंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 लिखा है और 2 बार आ जाए। आप कहोगे यहाँ पर तो 2 बार आ गई, लेकिन इसका आगे स्टेप हम ऐसा करते हैं ना अपने चैप्टर में, तब इसका हम आगे स्टेप ऐसा करते हैं। तो अब 2 दोबारा तो नहीं आएगा, घात को मत देखना। घात तो यदि यहाँ पर 3 होती तब, तो यहाँ पर 2 एक बार आएगा, इसलिए तो लिखा है वाले क्रम में बिना अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक। तो अद्वितीय आएगी यानी कि एक बार आएगी संख्या और क्रम में आएगी। चलिए अब समझते हैं अपना जो 4 नंबर का पॉइंट है। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है, ऑब्जेक्ट है, वो हमारा बनता है परिमेय संख्या से। वो पूछता है हमसे कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है 0 एक परिमेय संख्या? इसलिए है क्योंकि 0 को हम 0 के बटे में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0/6, 0/10 या 0/12। तो यह परिमेय हो जाएगी, क्योंकि हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही मिलता है हमें। यह क्वेश्चन है जो इसकी 50% चांस है जो आएगा। तो यहाँ से सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इन दोनों को याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना। यहाँ पर लिखा है नोट में, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो हमारी जो एक होती है, जो एक होता है हमारा एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। इसको याद रखना। यह विकल्प में पूछा जा सकता है या सत्य में पूछ सकता है कि एक भाज्य संख्या होती है। तो हम कहेंगे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, उसको अकेला रहना ही पसंद है। तो हम देख लेते हैं अब चैप्टर 2 के। तो चैप्टर 2 में जो बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो बनने वाले हैं। तो कहाँ कहाँ से बनते हैं ऑब्जेक्ट, आप यहाँ से देख ही सकते हैं। और इनको देखना नहीं है, केवल कॉपी में नोट करना है, नहीं तो आप पछताएंगे। जब एग्ज़ाम में आपको ये मेरा वीडियो ध्यान में आएगा ना, तब आप पछताएंगे कि सीधा सीधा मैं देख रहा था लेकिन मैंने लिखा नहीं, ना ही याद किया। तो इनको केवल देख लो और आपको होने वाले हैं याद। और यहाँ से यदि नंबर आपके एग्ज़ाम में ना बने तो मेरे को कमेंट में आप गाली भी दे सकते हैं, याद रखना इस बात का। तो इतना मैं अपने भरोसे पर बोल रहा हूँ, तो आपको भी भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर देखते हैं अपन। तो यहाँ अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट जो अध्याय 2 से हैं वो बनते हैं। तो यहाँ सबसे पहला बनता है रैखिक बहुपद से। या तो वो आपसे सीधा सीधा उसकी जो परिभाषा है वो पूछ लेगा कि रैखिक बहुपद की परिभाषा बताओ। तो यहाँ पर आप लिख देना वह बहुपद जिसकी चर की सबसे बड़ी घात 1 हो। यहाँ पर ध्यान से मैंने लिख नहीं पाया तो मैंने यहाँ पर जी चिन्ह लगा के लिख दिया है। तो यहाँ पर लिखा है चर। तो वह बहुपद जिसकी चर की सबसे बड़ी घात 1 हो। चर की सबसे बड़ी घात या उच्चतम घात है ना, या अधिकतम घात, सब एक ही है। तो जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, 1 हो, किसकी? चर की, वो कहलाता है रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ x और y चर हैं, इसमें कोई भी घात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक घात मानी जाती है। जब कोई भी घात ना हो तो एक घात मानी जाती है। ठीक इसी तरह यहाँ ये भी एक रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि इस पर भी कोई घात नहीं है, अर्थात एक घात मानी जाती है। इस पर कोई घात नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो रैखिक बहुपद वो होगा जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 1। इसी तरह द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वो होता है जिसकी चर की अधिकतम घात 2 होती है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आपको x में या तो y में 2 घात जरूर दिखेगी। यहाँ पर लिखा है 4x² + 2y, यानी पे x की घात 2 है, तो अधिकतम घात क्या है, 2। यदि 3 होती तो यह द्विघात बहुपद नहीं होता।
यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3y², यानी यहाँ पर भी 2 घात है तो यह द्विघात बहुपद है। तो आपसे यह सत्ता में भी पूछ सकता है, परिभाषा भी इससे पूछ सकता है और खालिस्तान में भी पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, तो आप लिखेंगे 2। ठीक इसी तरह त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है वह बहुपद जिसके चर की उच्चतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर 4x² प्लस 3y प्लस 2, यहाँ पर स्क्वायर भी है और 3 घात भी है, यानी 2 घात भी है और 3 घात भी है। लेकिन जब त्रिघात के नंबर आए, जब त्रिघात की वो बात करें तो 3 घात होगी तभी वो त्रिघात बहुपद होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। जैसे यदि हम यहाँ से 3 घात है उसकी मिटा दें तब यह त्रिघात बहुपद नहीं होगा। अब इसकी सबसे बड़ी घात है 2, तो यह द्विघात बहुपद माना जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर लिखा है 5x³ प्लस 2x² प्लस 1, तो यहाँ पर भी 3 घात है तो ये भी त्रिघात बहुपद होगा। इसी तरह यहाँ भी 3 घात है इसमें, तो ये भी त्रिघात बहुपद होगा। अब देख लेते हैं हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिल्कुल पॉपुलर है, जो हर बार देखा जाता है। तो यहाँ से देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक। आपसे हर वर्ष मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। उसके बाद 5वां नंबर का हमारा पॉइंट है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं, यह भी पूछता है वो। तो दोस्तों जिसकी घात जितनी होगी उसके शून्यक भी उतने ही होंगे। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं अधिक से अधिक, तो 2। इसी तरह त्रिघात में 3 घात होती है, तो त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है x अक्ष तथा y अक्ष को क्या कहते हैं। यह पूछ लेता है कि x अक्ष और y अक्ष को क्या कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये x अक्ष और y अक्ष कहाँ से आ गए, तो जो हमारा चतुर्थांश होते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं अपन x अक्ष, इसको बोलते हैं अपन x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। तो x अक्ष को बोलते हैं भुज तथा y अक्ष को बोलते हैं कोटि। x अक्ष का नाम होता है भुज और इसको बोलते हैं कोटि है। तो यहाँ से अब हम उनको देख लेते हैं जो हमारे चैप्टर 2 के कुछ और ऑब्जेक्ट हैं जो बचे हुए हैं। यह दोस्तों 95% हैं, इनके आने की उम्मीद है और हर साल ही आते हैं जी। और इस साल बिल्कुल 2026 में जो त्रैमासिक परीक्षा में है आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो फिर मत करना कि मेरे से नहीं बने। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक यदि अल्फ़ा तथा बीटा हों। यानी कि हमें जो बहुपद दिया है यदि उसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो क्या होगा। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला तो याद किया ही होगा जब अपने सवाल सॉल्व किए होंगे, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो ये तो आपसे बन जाएगा। वहाँ से विकल्प आएगा कि शून्यकों का योगफल होता है, आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए होंगे, वहाँ पर लिखा होगा -b/a, c/a, d/a ऐसा करके। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है माइनस का b/a। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमसे बन जाएगा। लेकिन जब वो ऐसा पूछ ले, कभी कभी वो ऐसा पूछ लेता है कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, हिंदी में पूछ लेता है। तो यहाँ पर होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब ये कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है x का गुणांक, तो ये b क्या है, ये b इसमें देखिए ax² प्लस bx प्लस c। ये b कहाँ से आया, ये b आया इस x के गुणांक से, यानी x में b का गुणांक, अर्थात x का गुणांक क्या है b। तो यहीं पर लिखा है जी b और यहीं आ गया x का गुणांक। b क्या है x का गुणांक और जी माइनस इसमें लगा है फॉर्मूला में, तो यहाँ भी माइनस। अब यहाँ पर जी x² का गुणांक कहाँ से आया, जी a क्या है x² का गुणांक, यानी x² में a का गुणा है तो x² का वो गुणांक माना जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर लिखा है x² का गुणांक। ठीक इसी तरह दूसरा आता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला भी हमें आता है c/a। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यदि वो हिंदी में पूछ ले कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बता x² गुणांक। तो जी अचर पद क्या है, कहाँ से आया जी c क्या है इसमें जी अचर पद है, यानी जिसमें x y ना लगा हो वो अचर पद होता है। तो यहाँ पर c क्या है अचर पद है और यहाँ पर बटे में a है। तो यहाँ पर a किसका है, जो a क्या है जो x² का गुणांक है, यहाँ पर a तो x² का गुणांक।
अब जो हमारा मोस्ट है वो बनता है एक्स अक्ष के निर्देशांक बताइए। यह दोस्तों जो क्लास 9th हैं उनमें बहुत पॉपुलर हैं, कभी कभी लेकिन देखने में जो क्लास 10th में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स अक्ष के निर्देशांक। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0। कैसे? जब भी आपसे पूछे एक्स अक्ष के निर्देशांक तो हम दो निर्देशांक तो होते ही हैं, एक तो एक्स अक्ष के होते हैं और एक होते हैं वाई अक्ष के। तो एक्स अक्ष का कहे यहाँ पर x लिखा है तो x लिख देना, कॉमा लगा के 0 लगा देना। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक x, 0 हो गया। वाई पूछे तो पहले x का वाला लिखते थे फिर y वाला लिखते हैं। हमेशा चतुर्थांश में ऐसा ही लिखा जाता है हमेशा कि पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक को लिखेंगे अपन, फिर वाई अक्ष के लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले उसने वाई अक्ष का पूछा है तो यहाँ पर x आना था। अब x का तो यहाँ पर नाम ही नहीं है तो x का कर देंगे 0 और y का पूछा है तो y को y लिख देंगे। तो y अक्ष के निर्देशांक 0, y हो गया। तो इस तरह हमने इसको याद कर लिया। अब यदि आपको यह क्लास आई है पसंद तो वीडियो को करें लाइक और हमें करें कमेंट। हम आपको अगले जो चैप्टर 3 है उसको भी ऐसे ही ऑब्जेक्ट के लिए क्लास लाएंगे। तो चलिए जब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।